हेलो प्यारे बच्चों, मैं दर्शना कुमारी। आज हम पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत। साना साना हाथ जोड़ी, सबसे पहले हम इनका अर्थ समझते हैं। साना साना हाथ जोड़ी एक नेपाली युवती के शब्द हैं जिनका अर्थ था छोटे छोटे हाथों जोड़कर। छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ। तो वहीं से लेखिका प्रभावित होकर अपने यात्रा वृत्तांत का शीर्षक चुरा लेती है। उसका शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी रख देती है। लेखिका कौन है? मधु कांकरिया जी। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इस अध्याय में आने वाले कठिन शब्द, महत्वपूर्ण घटनाएं, उन सभी का अध्ययन करेंगे और साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, रात, शाम और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन जगा रही थी, लेखिका को बांध रही थी। इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना और मेरा आसपास, मेरे बाहर भीतर सब शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता, अतीन्द्रियता का अर्थ होता है इंद्रियों से परे, यानी जिसका हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे एक उजास प्रकाश, रोशनी उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्द हो प्रार्थना, आम्रो जीवन तिम्रो कौशली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। हम सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर मौसम अच्छा होने के बावजूद हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई लग पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम तरह तरह के फूल खिले थे जिससे लेखिका को वहाँ फूलों की घाटी होने का एहसास हुआ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। गंगटोक से यूमथांग की दूरी कितनी? 149 किलोमीटर। यूमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराई पाइन धूप के नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद बुद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। श्वेत पताकाएं किसकी प्रतीक थी? हाँ बिल्कुल, अहिंसा और शांति की प्रतीक थी। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें
उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, लेकिन वो पताकाएं रंगीन होती हैं। नए कार्य के शुभारंभ में कैसी पताकाएं लगाई जाती हैं? रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी है। दलाई लामा धर्मगुरु होते हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। मैं अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है क्विलोंगस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस के बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंतेज के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्र यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़े के बाद की जो शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है ये, जहाँ पर पत्थर स्मारक के रूप में रखा हुआ है। लोंगस्टोक पर एक कुटिया के भीतर घूमता धर्मचक्र। लोंगस्टोक पर धर्मचक्र है बच्चों। धर्मचक्र का क्या उद्देश्य है? नार्गे बताता है, मैडम यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील। इसके घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पर्वत पल पल परिवर्तित होता हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी और बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत मतलब बिल्कुल अधिकता के साथ, तीव्र गति के साथ, शक्ति के साथ मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे थे। इस असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल मुंडकी, जैसे हम उत्सुकता में ऐसे गर्दन उचका के देखते हैं ना चीज़ें जब बाहर जाते हैं, तो मुंडकी यानी गर्दन को उचका कर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही है तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। कहने का भाव क्या है बच्चों कि तिस्ता नदी को देखकर लेखिका के अंदर दार्शनिकता के भाव पैदा हो रहे थे। वो अपने आप को बड़ा ही हल्का और निर्मल महसूस कर रही थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना, जिसका नाम था सेवन सिस्टर
वाटरफॉल। आप ध्यान देंगे कौन सा झरना था, नाम क्या था उसका? बिल्कुल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिषिप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी से मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की पथरीला, और देखते देखते परिदृश्य से सब छू मंत्र, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। यानी लेखिका यहाँ पर हिमालय के पल पल बदलते हुए मौसम का वर्णन कर रही है, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रही है। समझ में आ रहा है कि वहाँ हर घड़ी हर तरीके का सौंदर्य है, वो बदलता रहता है, कोई भरोसा नहीं है। प्रकृति का अद्भुत रंग चारों तरफ बिखरा हुआ है। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंख देखती जा रही थी। प्रकृति मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद वे अपने छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। थोड़ी देर के लिए जीप रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई और सब जोर जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत, स्वर्ग। नज़रों के छोर से खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने वाली अनुभूति कराने वाले पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। क्या लिखा था? थिंक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतप्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम लहरों के हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रन के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरवेती चरवेती, अर्थात धीरे धीरे। और बच्चों, कौन से फूल खिले हुए थे घाटी में? ध्यान है, अभी पढ़ा हमने, प्रियुता और रोडोडेंड्रन के फूल। कौन से थे? प्रियुता और रोडोडेंड्रन के फूल वहाँ पर खिले हुए थे। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। तात्पर्य कि प्राकृतिक सौंदर्य के सामने व्यक्ति का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता, वह उसमें कहीं खो जाता है, लुप्त हो जाता है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद, यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन के इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियाँ खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सरीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पाँव में ब्रेक सी लगी, जैसे इस माध्यस्थ भाव से नृत्य कृति किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। नुपुर, घुंघरू, पायल, पजेब। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आठे सी कोमल काया, हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको,
में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे और कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की है जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ वहाँ के जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने चोहलबांजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी में चौड़ा बना रहे हैं। बड़ा खतरनाक होगा यह कार्य, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी। बड़ा दुसाध्य यानी कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़ों की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़ी ही कठिन श्रम साधना होती है वहाँ के लोगों की। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। अर्थात आप ताज्जुब करेंगी कि इन रास्तों को बनाने वालों में लोगों ने मौत को झुठलाया है, यानी मौत पर खेलकर उन्होंने इन रास्तों को बनाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले पांव और इन पत्थरों को तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाठे निशान कार्य करते हुए जो उंगलियों में निशान पड़ जाते हैं, उनको ठाठे बोलते हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। आप देखेंगे कि इस यात्रा में लेखिका का साथ किसने दिया है? बिल्कुल सही, उसकी लेखिका के साथ ही उसकी सहेली मणि ने और उसके ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने। आप ध्यान रखेंगे इनका। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता देखिए जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है। वेस्ट एट रिपेयरिंग यानी कम दाम में बहुत अधिक काम करना, कम लेकर भी ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष के उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। देखा बच्चों, वहाँ के बच्चे कितनी मेहनत करके स्कूल जाते हैं, कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं? हाँ बिल्कुल, 3 से 3.5 किलोमीटर की यात्रा करके। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह है, यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई से लेकर देकर एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के आगे भारी भारी गट्ठे ढोते हैं और खुद मैंने भी ढोए थे।
खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे इन रास्तों को इंची टेप से काटकर एक जीप के जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। और इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने लिखा था, धीरे चलाएं, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़े कि एक चेतावनी, वी केयर मैन इट अराउंड, हम पर गिरते निर्भक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे और कुछ एक क्या थी कि चाय बागानों से गुजरे तो वहाँ के दृश्यों में देखा कि हरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही हैं। नदी के उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग के बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली में बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में इस कदर इंद्रधनुषी छटा रंग बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख ही पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य। उस समय लायुंग में हम ठहरे और तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी के एक छोटे से घर में बैठे और वहाँ से गहरे बादलों की परत में चांद को ढक रखा था और बाहर परिंदे और लोग अपने घर वापस लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति भरी हुई थी। हम सब कुछ लय, ताल और गति में अपना अपना कार्य कर रहा था। हमारी पीढ़ी ने ही प्रकृति के इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय मेरे लिए कोई कविता नहीं, दर्शन बन गया था। ये तात्पर्य है लेखिका का यहाँ कहने का कि वहाँ के दृश्य देखकर लेखिका के मन में दार्शनिकता के विचार भर गए थे। अब धीरे धीरे क्या है कि हम प्रश्नों के हिसाब से भी इस पाठ को, अध्याय को अपने तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य आगे कि जैसे ही आगे बढ़ते गए वे सभी रुकने से पहले क्या है कि वहाँ पर रुक जाते हैं। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी से खिलौने बने उस गेस्ट हाउस के गाने की तेज़ धुन पर अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया और एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी वह मोहक रात महक उठी थी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण कि सभी सैलानी एक एक करके गोल घेरा बनाकर नाचने लगे थे। 50 वर्षीय मणि ने इतना सुंदर नृत्य किया कि वो एक चंचल बालिका को भी मात दे रहा था। अब उसके पश्चात जैसे हम चले तो उसके बाद हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर रुके। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी और बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं थे। सिक्किम युवक ने बताया कि अगर मैं कटाव चली जाऊं तो शर्तिया बर्फ़ मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव को क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और 2 घंटे का सफ़र था और हमें बता रहे थे कि गाय ने बाहर से आकर थैले में रखा हुआ उसका महुआ गुड़ुप लिया, निगल लिया। समझ में आ रहा है आपको? और जैसे ही आगे लेखिका बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है, करीब आधे रास्ते के बाद धुंध छटती है और साथ ही इस सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा हट जाता है और जितेन नार्गे कह उठता है, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड। हम कटाव के करीब थे। कहीं धूप और कहीं पाउडर, यानी पाउडर बर्फ़ वहाँ ताज़ा ताज़ा गिरी हुई थी। दूर तक चांदी के चमकते पहाड़। जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो? अरे नेपाली कहाँ से सीखी आपने? उसकी आंखें चमक उठती हैं और तिम्रो माया सेंधे मलाई सत्ताउछो। ये क्या है? ये एक नेपाली भाषा है। ये वहाँ का एक गीत है, तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउछु, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। क्या बनेगा इसका? कि तुम्हारा प्यार मुझे सदा रुलाता है। भाषा कौन सी? नेपाली। इसके बाद क्या है कि सभी सैलानी बर्फ़ पर झूमने लग गए और
वहाँ पर अपने फ़ोटो खिंचाने लगे। फिर क्या है कि मैं फ़ोटो खिंचाने की बजाय मैं सारे परिदृश्यों को अपने अंदर खींच लेना चाहती थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र और अंतिम संपूर्णता का प्रतीक ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षण भर के लिए ही सही करुणा का अवतार बन जाए। तभी दिमाग में कौंधा। मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि शैतान भी उसे देखकर ठग्गा सा रह जाता है और दूसरों की अमंगल करने की प्रवृत्ति को भूल जाता है। फिर मणि उसकी सुंदरता को से अभिभूत होकर कहती है कि जाने कितना ही ऋण हम पर इन नदियों का है, हिम शिखरों का है, संसार कितना सुंदर है। आत्मा के अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखी और ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है और एक सीमा जहाँ पर 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री सेल्सियस में तापमान में उनको कैसा अनुभव होता है। तो उसने एक उदास हंसी के साथ कहा, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया। फिर भी हम चल पड़े लायोंग वापस लौटकर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था और युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण कौन से फूल बताए थे आपको? यस, प्रियुता और डुंडरो रेड के फूल वो वहाँ पर खिले हुए थे। पूरी घाटियाँ उसमें भरी हुई थी। बहरहाल घाटियों, वादियों और पहाड़ों और बादलों की आँख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप युमथांग पहुँची तो हमारा मन थोड़ा सा उदासी से भर गया। एहसास हुआ मंजिल से कहीं ज़्यादा रोचक सफ़र मंजिल तक पहुँचने का सफ़र होता है। फिर मैंने किसी सिक्किम युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किम हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। इंडियन यानी वे अपने आप को किसी राज्य के कहलाने की बजाय इंडियन कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। स्पष्ट हो गया, वे बजाय क्षेत्रीयता के भारतीयता को प्राथमिकता देते हैं। जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, काटते हैं। समझ में आ गया। और दूसरा क्या है कि वे कुत्ते सिर्फ चांदनी रातों में भौंकते हैं। कब भौंकते हैं? चांदनी रातों में। बिल्कुल, तो स्पष्ट हो गया। तो फिर 3-4 किलोमीटर के सफ़र के बाद उसने उंगली दिखाई और फिर कहा कि मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं कि गुरु नानक की थाली में जहाँ थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ पर चावल की खेती होती है। और फिर उसने बताया कि खेदुम, कौन सी जगह बताई? खेदुम 1 किलोमीटर का एरिया जहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। अब लेखिका कहती है, कमाल है, यहाँ भी इतना अंधविश्वास फैला हुआ है। वो बोले कि मैडम, अंधविश्वास नहीं है, अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। हम इनकी पूजा करते हैं, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। और वो फिर से चालू हो गया। और फिर कहता है वो सबसे पहले भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया था कि फौजियों को रखने की बजाय यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाता है। तो किसने बनाया पहले? सबसे पहले ये ख्याल किसके मन में आया था? यस, भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के मन में। और रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन कहती हूँ मैं, जीप आगे बढ़ने लगती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका अध्याय साना साना हाथ जोड़ के। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, उनके अर्थों के साथ आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया है। और अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर, इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ।